अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। हस्ब वादा और आपसे कहा था कि जस्टिस काजी फायद ईसा और जो रीसेंट बाकायदा एक सोची समझी प्लानिंग के तहत कुछ चीजें सामने रखी गई और दो तीन जब मैं अब चीजें आपके सामने मैं अपने प्रोग्रामों में रख चुका हूं कि इस तरह का खुद नोटिस लिया नहीं जा सकता था फरमाइशी यानी और टाइमिंग जैसे सेट की कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार साहब जब छुट्टियों में गए और उसके जैसे वो छुट्टियों पे गए एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस उमर ताब इंतियाज साहब ने हलफ लिया और दो बेंचेस एक जस्टिस बंदोखेल साहब का 11 दिन हुए थे इन्हें बलोचिस्तान से आए हुए और उसी केस के अंदर एक कंट्र यानी ये रिवायत नहीं है आज खुद नोटिस लेना है तो चीफ जस्टिस लेता है और मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी चीज सामने आ भी जाती है कोई जज समझता है तो वो मामला भिजवाता है उनके पास चीफ जस्टिस के पास कि वो बेंच में लगाएं ना सिर्फ केस या अपने पास और हर एक को पता है असद के बारे में हर एक को पता है बताने की जरूरत नहीं है कि उनका ताल्लुक क्या है कुछ यूट्यूबर्स या मीडिया के लोगों के साथ उनका क्या ताल्लुक है जस्टिस काजी फैसला उनके घरों में चले गए ये रिकॉर्ड भी सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं फिर सिर्फ ये नहीं है तो करके नोटिस करके रिस्पोंडेंट बनाकर फिर हर एक को बुला भी ले और आगे भी ये कह दिया कि केस भी मेरे पास लगना चाहिए यानी एक जज तो सारे बराबर हैं चीफ जस्टिस भी अदालती ऑर्डर जारी करते हुए लेकिन कुछ काम जो है वो हर जज नहीं कर सकता बेंच रोस्ट्रम नहीं बना सकता डिस्ट्रीब्यूशन वर्क नहीं कर सकता जजिस की पोस्टिंग ट्रांसफर एक रजिस्ट्री दूसरी रजिस्ट्री ये सारे उसके काम है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बड़े क्लियर है और ये प्रेसिडेंट तयशुदा है बल्कि जस्टिस काजी फारिसा की अपने केस में जब ये नजरसानी का बेंच अपनी मर्जी का चाहते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा दरखास्त दायर की लार्जर यानी अक्सरियत के साथ कि ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर है और फिर ये ऑर्डर पास करना ये तौहीन अदालत भी समझता हूँ और जजिस की ओथ की वायलेशन भी है लेकिन एक सोसाइटी पे बड़े इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं लोगों में एक अजीब सी कैफियत आ गई है मेरे साथ मौजूद है जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब आपसे वादा किया था इस इशू पे बात करेंगे हम उन्हीं के पास चलते हैं माइक उन्हीं के पास जाता है जनरल साहब आप क्या कहेंगे ये सारे क्या हो रहा है ये सारा कुछ देखिए जी वही जो हम हमेशा बात करते हैं एक अनहोली नेक्सस है एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का है वो आपने देखा जब काजी साहब का केस डिसाइड हुआ तो पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया कि ये जजेस ने किस तरह फैसला किया है कि एक जज उससे पूछा ही नहीं जा सकता कि असासे आपके और आपकी मिसेस के कहाँ से आए हैं एक बाकी पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनसे पूछा जा सकता आपको याद होगा कि एक सड़क पे एक कर्नल की वाइफ जो थी वो उसने किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की कोई झगड़ा वगड़ा किया तो उसकी पूछ पछाछ जो थी वो उसके खामन से की गई बिल्कुल पूरा पाकिस्तान ये कहता रहा कि ये कर्नल की वाइफ है इसलिए लिहाजा वो तो एक सिविलियन औरत थी लेकिन ये एक कर्नल साहब से पूछकर शुरू हो गई कर्नल साहब को भुगतना भी पड़ा कर्नल साहब को नौकरी भी छोड़नी पड़ गई और यहाँ पे आप देखिए कि जज हैं लिहाजा उनसे पूछा ही नहीं जा सकता तो ये वो नेक्सस है जो कि जजों का आपस में था और इसमें मुझे याद है कि इस केस के फैसले से पहले तदाज हसन से एक चैनल पे सवाल हुआ था उन्होंने कहा जी मैं आज बता रहा हूँ कि इसका फैसला कभी काजी फाजिदा के खिलाफ नहीं होगा उसने कहा जी ये जज हैं ये एक के खिलाफ कर दें तो इसका मतलब अपनी गर्दन पकड़ा दें फिर सारे पकड़े जाएंगे कल को किसी और के भी फैसले निकल आएंगे उनको तो सबके होंगे तो वो ये वजह है कि सबके असासे हैं या ये नहीं है लेकिन हमें इतना पता है कि इंसाफ का कत्ल हुआ और ये पूरी दुनिया ने देखा दूसरा नेक्सस है काजी साहब का जो बाहर मीडिया के साथ उसमें उन्होंने 5-6 रखे हुए हैं जिसमें कयूम सिद्दीकी है मतियुल्लाह जान है असद तूर है सारा पाकिस्तान जानता है उनके घरों में भी ये जाते हैं और वो इनको प्रमोट करते हैं और ये उनके हर मामले को जायज नाजायज को जायज करना और जो भी है उनके बेहाफ पे कार्रवाई हो और इसी तरह फिर एक नेक्सस इनका पॉलिटिकल भी है जहां ये मखसूस पार्टी को सपोर्ट करना जिस तरह इन्होंने हदैबिया पेपर मिल का केस गोल किया आप सोच नहीं सकते मेरा अपना मैं कानून का माहिर नहीं हूं आप जानते हैं लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ऐसा केस जिसमें कि हुकूमत का पाकिस्तान का सरकार का पैसा खाया गया हो
उसको आप टाइम बार मेरा नहीं ख्याल के कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पैसा आपने निकलवाना है, तो जिसने खाया उससे निकलवाना है। आप उसको पैसा पूछ नहीं सकते ये कह के कि जनाब टाइम पार हो गया लिहाजा तुम ले जाओ, जो तुम खा गए खा गए। तो यहाँ पे हुई हुई थी, एफएटीएम में हम फंसे हुए थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग करा रहे थे अपनी भी और उनकी भी। तो ये जो अलमिया है ये हमारे जिम्मे लगा गया इफ्तिखार चौधरी। मैं अच्छा, जिंदगी में मैं यहाँ यहाँ मैं आप यहीं से मैं आगे बात को लेकर चलूंगा, लेकिन मैं कुछ तारीखी हकायक जो बातें आपने की हैं वो बहुत जरूरी है नाजरीन तक पता लगना। नाजरीन ये देखिए, आपको याद होगा कि सरीना इश्ता साहिबा अपनी जायदाद की मनी ट्रेल नहीं दे पाए। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर इनकम बाकायदा इनकम टैक्स की बाकायदा एक असेसमेंट करवाई गई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे की उस रिपोर्ट को वाइप आउट कहा कि उस रिपोर्ट को देखना तक नहीं है, लेकिन वो असासे आज तक जगह मौजूद है। 10.5 करोड़ की असेसमेंट हुई, को 95 लाख के करीब 5 सालों में इनकी जरिया आमदन थी और कोई था नहीं उनके पास। फिर बच्चों के जो एक्सपेंस भेजते रहे बच्चों के तालीम के लिए, और प्रॉपर्टी जब खरीदी गई वो जैसे वो जनरल साहब बताते हैं कि हुदैबिया के केस के करीब करीब मेरा ख्याल है 2013-2014 ही का मामला था कि जब हुदैबिया के केस के हवाले से ये सारे मामला तो उस वक्त पुराने दौर में वो चल रहे थे। वो बात की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला बिलेटेड अपील के हवाले से आया, लेकिन वो टाइमिंग फैक्टर शायद वही था, पता नहीं अब ये क्या कह सकते हैं। अब मैं और जो बात इन्होंने की है कि इनको पूछा नहीं जा सकता, ये जनरल साहब की बात से मैं इसलिए इत्तेफाक करता हूं कि मैंने नैब को लिखा कि एक जज जो है सामने आ गई है, एसेट पब्लिक ऑफिस होल्डर है, एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से बच्चों के नाम पे, वो इनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे। उस पर अभी इरफान कादर ने एक बड़ा पुराने तौर पर एक बाकायदा ओपिनियन दिया था और वो नहीं अभी तक आया। और वो बल्कि मुझे कई करीबी जजेस के नाम तो नहीं मैं कहता, जिन किसी लोगों ने मुझे कहा कि तुम क्या चाहते हो, और जो बात है जनरल साहब कह रही है उस बात की तस्दीक है। और ये जो अगली बात जो छेड़ी है मैं उसी में ऐड करने लगा हूं, क्योंकि मैं लॉर्ड्स मूवमेंट का हिस्सा रहा हूं। इफ्तिखार चौधरी एक एजेंडे के साथ आए थे, बहाल हुए, फिर जजेस निकाले गए, जजेस तैनात हुई, सियासी तकर्रियां हुई और उसमें इंटरनेशनल एजेंडा भी रिकॉर्ड पे मौजूद था। और मैं तो सेकंड लॉन्ग मार्च में सारी ना कि पहली लॉन्ग मार्च में मुझे सारा कुछ समझ आ गया था क्या होने जा रहा है। और उस वक्त कई लोगों ने, जनरल साहब भी मौजूद थे, कईयों ने समझाया कि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की मूवमेंट है। और वो हालात और वाकयात अब आप देखते जा रहे हैं कि इस वक्त आकर जजेस बाकायदा जो डिवाइड या जजेस क्लब के हवाले से जो बातें आ रही हैं, जो इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ ले गया, मैं वही सवाल जनरल साहब की तरफ से शुएब साहब की तरफ सवाल लेके जा रहा हूँ कि जो साहब आप, मुझे याद है आप उस वक्त भी बात ये कहा करते थे और हालात और वाकया ने साबित किया। मैंने कौम से माफी मांगी है कि पहले लॉन्ग मार्च में मैंने इफ्तिखार चौधरी का साथ देके बड़ी गलती की है। आप अब इस मैं खुद गलती, नेक्स्ट मैं जनरल हमीद गुल हम ये गलती मानते हैं, हम उस मार्च में शामिल थे। मैंने अपनी जेब से पैसा भी लगाया इनके अकाउंट में, क्योंकि मुझे पता चला कि बाज वकला जो हैं वो अदालतें अटेंड नहीं कर सक रहे, उनका कामकाज जो है नहीं चल रहा, लिहाजा फंड चाहिए। तो अच्छी खासी रकम मैंने जाके सुप्रीम कोर्ट में इनके बैंक अकाउंट में जमा कराए और पूरे दिलो जान से एक मूवमेंट को ये समझा कि शायद ये वाकई किसी सच्चाई पे मबनी है और हमारे मुल्क में अगर कल को इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त हो जाता है जिस पे किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस ना हो, तो इससे बड़ी नेमत और क्या है। लेकिन बदकिस्मती के अंदर से कुछ उसके जो डिजाइन थे, उसकी सोच वो मुख्तलिफ थी और एक बज़ाहिर एक मुकद्दस मकसद को सामने रखा गया, लेकिन पीछे वही खबासत थी जो आज आपको हर तरफ नजर आ रही है फैली हुई हमारी अदालतों में। तो ये वो मसला था। बहरहाल आपने फिर बाद में उसका दूसरा चेहरा देखा, उसने करप्शन भी की, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज किए। इफ्तिखार चौधरी ने आज छुपता फिरता है, लोग से चोर चोर के नारे लगाते। एक मैं बड़ी जबरदस्त बात बता दूं आपको, उस दौर में भी होता था, कई साफियों से वो खबर लगाया करते थे, वो खबर छपरी, उस पे आज खुद नोटिस लेना। और वही तरीका कार जो है अब जस्टिस काजी फायजी साहब के हवाले से भी देखते हो तो काफी आदात मिलती जुलती नहीं है इनकी। बहुत मिलती ये तैनात इन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने तैनात किया, आप ये हकीकत है। जस्टिस काजी फायजी साहब को बराह रास्त बलूचिस्तान हाईकोर्ट का जज जो है ना, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने लगाया था। ये भी जुल्म किया क्या, और वकील नहीं थे, लेकिन ये कि ये उनके चेले चांटे थे। लेकिन आप सोचिए कि हमारे बाकी वकला ने भी क्या किया। मैं अभी आज मुझे याद आता है हमारे अली अहमद कुर्द हैं, ये चौधरी एतजाज हामिद आसम खान है, है, हाँ एतजाज हसन, हामिद खान है, रशीद रिजवी हैं, ये सारा
ये ये भारत इनकी डोरें भी कहीं और ही हिलती हैं। एतजाज हसन को छोड़ के इन सब की डोरें भी कहीं और हिलती हैं। बाद में इनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो इफ्तिखार चौधरी से मुतनफर हो गए। खासतौर पे मैंने कुर्द को, अली अहमद कुर्द को देखा है, और वो इनके बड़ा खिलाफ बोलना शुरू हो गए। वजह ये थी कि जो उनके मफादात, उनके मकासद थे वकला के, वो पूरे ना हो सके सबके। ये चौधरी इफ्तिखार ने अपना एजेंडा लॉन्च किया। वो कोई अली अहमद कुर्द के लिए जद्दोजहद कर रहा था कि इसको मैंने बाद में बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। लिहाजा ये जो आज वो अली अहमद कुर्दी वो पटे हिला हिला के जो आज कूदता फिरता है, वो भी असल चीज यही थी कि उसके भी मफादात पूरे नहीं हुए। तो ये जिस जिसका भी फिर बाद में मफादात पूरे नहीं हुए, उनको फिर ये इफ्तिखार चौधरी बुरा लगना शुरू हुआ। यहाँ तक कि मैंने देखा कि जो बार काउंसिल है, जिसमें किसी जमाने में फैसलाबाद बार काउंसिल, जिसमें किसी जमाने में ये पहुंचे हमारे मोहतरम इफ्तिखार चौधरी, तो बड़ा उन्होंने तपाक किया और वहां पे एक चीज किसी मेरा ख्याल बार रूम का इफ्तिताह किया उन्होंने, तो पट्टी वहां पे वो तख्ती लगा के आए। तो जब ये इनके काम करतूत देखे तो उसी बार काउंसिल ने वो वहां से हटा के तख्ती तो लेटरिन पे लगा दी कि ये इफ्तिखार नहीं, नहीं, चौधरी मुझे याद है अभी शोएब साहब जब उसको इफ्तिताह किया था, तो गालिबन बलूचिस्तान में फैसलाबाद में मैं भी गया था उस वक़्त। पहले लॉन्ग मार्च से पहले की बातें हैं ये। हाँ, तो ये वो तख्ती जो है वो उनकी रिटायरमेंट तक वहां लगी रही कि जनाब ये लेटरिन का इफ्तिताह ऐसे करवाया गया। आप इमेजिन करें कि फिर क्या इज्जत, इंसान की इज्जत रहती क्या है। लेकिन ये है कि एक मुल्क है, कौम है, आप अगर उसके साथ हाथ कर जाएं तो वो नस्लें भुगते। आप एक अदालत खराब कर गए तो लोगों ने एक ही दिन तो नहीं रिटायर होना उनकी एज के मुताबिक। ये पता नहीं ये सिस्टम जो दे गया वो 20 साल चलता आगे, या ये आगे अपने इसी तरह लोगों को फिट कराते जाते हैं तो ये गले से ना उतरे आपके कभी। नतीजा ये कि इंसाफ का निजाम आपका तबाह होकर रह गया। उसने जजों की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी उसने मार्शल लॉ लगाया कि जो हम कहेंगे, जो जो उनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कहेगी, या यही जो जुडिशियल काउंसिल है वो कहेगी, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उस वक्त हमें भी समझ नहीं लगी, हम कहते थे कि यार ये ठीक है, चलो पॉलिटिशियंस का इसमें कोई दखल अमल नहीं होगा। लेकिन पॉलिटिशियन को रास्ता लग गया, पॉलिटिशियंस ने पोलिटिसाइज करना शुरू कर दिया जाके बार काउंसिलों को, और नतीजा ये कि जो भी आए वहां से वो पोलिटिसाइज आदमी आ रहे नहीं, इसमें तो कोई वो। शक नहीं है। आपने जो बात कही है ना बड़ी ज़बरदस्त, 18वीं तरमीम इफ्तिखार चौधरी ने ज़बरदस्ती बैठकर करवाई। 19वीं तरमीम में जो तरमीम करके जजेस तैनातियों का सारा निज़ाम अपने पास लिया, और वो बाकायदा जिस तरह इन्वॉल्वमेंट की, फिर पार्लियामानी कमेटी का रोल खत्म किया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये बड़ी वजह बातें आपने कही हैं। और उसके बाद फिर बार काउंसिल ने जिस तरह मामला को पोलिटिसाइज करके, प्रेशर करके, हमारे यहाँ मौजूद हैं कई वकील हैं जो बाकायदा वकालत का फायदा उठा रहे हैं, और इन्हीं वजह से उठा रहे हैं। फिर उनके नेक्स्ट वो बकायदा जजेस तैनात करवाती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो भी फिर कराते ये हैं, वो भी बाज को जिनको जजेस वो बना गए, उसमें कई अभी बड़े आज मोतबर बन के बैठे हुए हैं। ये उन्हीं की मेहरबानी के हैं, वरना तो ये दाएं बाएं ये वकील फिर रहे थे, इनको पूछता कोई नहीं था। लेकिन इन्होंने चाकरी की जाके। और मिसाल देख लेना, शौकत सिद्दीकी चाकरी जो जिसको निकाला गया धक्के दे के वहां से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, उसकी करतूतें देख लें, आप अंदाजा लगा लें उस इंसान को। और उसने क्या मजाक बनाया हुआ था, और क्या क्या लैविश लाइफ गुजार रहा था, कबूतरों के पिंजरे और पता नहीं क्या क्या कुछ चीजें। घटिया। और वो आप देखिए कि अभी सूरत हाल ये है कि चूंकि ये लोग सारे मौजूद हैं, वो तो एक पकड़ा गया, निकाला गया, क्योंकि वो अपने खुद पांव पे उसने कुल्हाड़ी मार ली कि वो नून लीग के लिए सिंपथीज विन करने के लिए उसने प्री पोल रिगिंग की और जाके खुद ही तकरीर एक झाड़ दी वहां पे बार काउंसिल में, रावलपिंडी बार काउंसिल में। वरना तो वो छुपा हुआ था, वो भी बैठा रहता। लेकिन ये कि बाकी लोग अभी मौजूद हैं। मैं अभी काजी फायद सर का देख लें, केस जमाने भर का, कोई किसी का केस हो, जाके किसी का तलाक का केस हो, वो उसमें ले आएगा माशाल्लाह, और वो बाकी सारी चीजें जो वो फलां फौज ने ये कर दिया वो कर दिया। बंदा हैरान रह जाता है कि यार इस केस से उसका क्या वास्ता। तो ये मुश्किलात हैं कि आप अपना जो एक एजेंडे के तहत जो काम कर रहे हैं जजेस, वो कतन इस मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। इनको, चीफ जस्टिस को, अदालतों को सोचना चाहिए कि कुछ अपना भी वकार का ख्याल करें, कुछ मुल्क के वकार का। अच्छा, ये अच्छा, ये देखिए, एक बात मैं और इजाफा करना चाहूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में। इजाफे से मुराद मेरा ये नहीं है। जस्टिस काजी फाइज साहब को अगर आप देखें,
तो बाकायदा कुरानी आयात का हवाला देना, बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जब आए, तो ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म को ना जी हराम समझते थे कि जज स्पीक थ्रू दियर जजमेंट, और हमने वो सारा देखा कि अंदाजा लगाएं पॉलिटिकल तकरीरें और बसियत जज पे, यानी कि इस पाकिस्तान को गटर तक का लफ्ज तशबीह दे दी, और उसके बाद जो बातें उन्होंने की अंदर का जो नजर आ गया कि उनके अंदर जो कुछ था, जो बसियत जज के उन्होंने अपना अंदर सारा सारी सामने रख दी कौम के सामने कि, और उनका और क्या क्या इल्जामात। मैं एक और मिसाल देता हूं। आप देखिए कि ये जो फैजाबाद धरने वाला केस था, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये डॉन अखबार का बंद कर दिया है, छावनियों में क्यों बंद किया गया है, ये आजादी इजहार राय, और ये वो उन्होंने बड़ा नारा लगाया इस पे और कहा जी बहाल करें और फलाना शराना। जिस वक्त हुदैबिया पेपर मिल का केस सुना तो कहा जी कि ये आप छाप नहीं सकते, अखबारों बकायदा रिपोर्टिंग रोक दी गई थी, ये तो बात रिकॉर्ड की है। सोचिए कि कितना कमाल की बात है, और कमाल की बात, जब अपना केस लेकर आए तो लाइव कवरेज दिखानी है, अब भूल गए वो भी कि लाइव कवरेज दिखाए मुझे, वो कहता कोर्ट के सामने आ गए। मैं वही कह रहा हूँ कि डबल फेस्ड कोई, मतलब आपका आपका मयार जो है, अगर इससे अगर दोहरा मयार हो तो फिर देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद यू। कोई फिर मॉरल, कहीं तो मॉरलिटी में कोई कमजोरी है ना। मोरालिटी की मिसाल देखें, मैं सैल्यूट करता हूँ इकबाल हमीदुर रहमान साहब को। हमीदुर रहमान के साहबजादे सिर्फ अपॉइंटमेंट तैनातियों का इल्जाम लगा, इस्तीफा देके घर चले गए। जस्टिस फरख इरफान खान साहब, उनपे भी ये प्रॉपर्टीज और ऑफशोर कंपनियों के हवाले से बात थी, वो भी जुडिशल काउंसिल को अपना फेस किए बगैर इस्तीफा देके घर चले गए। उनके लिए नौकरियां अहम नहीं थी, उनके लिए इस सीट का तकद्दुस बड़ा अहम था, जो नजर यही आ रहा है। तो लोगों का तो तकाजा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को इस्तीफा दे देना चाहिए, और ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारे मैटर को टेक अप करना चाहिए। रब्बे पाक की इज्जत देने वाला है, इज्जत दे दी, जज आ गए, अब कहें कि नहीं, जो मैं कहूंगा वो मैं हूं, तौबा नौजुबिल्ला, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में आप किसी को लेकर जाना चाहते हैं। अदर साहब एक बात यह है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से ये भी इम्तहान होते हैं। एक आदमी जिस चीज नहीं, उसको उठा के आप या खान का देखिए, एक आम ऑफिसर, वो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ, तरक्की करता करता चीफ बना, चीफ बन के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और फिर उस बुलंदी से गिरा वो जाके अपने कामों की वजह से, और फिर वो वक्त आया कि उसका नाम लेने को कोई तैयार नहीं था। ये बस उसको घर में नजरबंद किया, किसी को कोई हमदर्दी नहीं थी। ये तो बस ये इम्तहान होते हैं, ये इम्तहान होते हैं कि इंसान को रब्बुल आलमीन रस्सी छोड़ता है, उसको पहुंचाता जाता है, चीफ जस्टिस बन जाए, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री बन जाए, लेकिन अगर अंदर से उसके अंदर बेईमानी है, खराबियां हैं, तो वो किसी भी वक्त जितना ऊंचा जाएगा उसी बुलंदी से गिरेगा, उतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब। कोई सख्त बातें भी कही हैं इनके, लेकिन सख्त बातें जज्बात में निकल जाती हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कुछ हकायक है जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है, और उम्मीद है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।